मैं आज इस वीडियो में उस हकीकत के बारे में बताने वाला हूं जिसे हर किसी स्टूडेंट को पता होना आवश्यक है। वैसे तो आपको YouTube वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या रहने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए। तो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक रहने वाला है 97% RUSS एंड एम्स एस्पायरेंट होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल या फेल हो जाते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और लास्ट में बात करने वाला हूँ RUSS और एम्स स्टूडेंट टॉपर्स की बेस्ट पॉइंट स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे कौन से जो है वो टॉपर होते हैं, जो कैसे स्टडी प्लान करते हैं, कैसे रिविजन करते हैं, कैसे उनकी स्टडी प्लान होता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी के बारे में इस वीडियो को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं जो मेन जो कमी होती है वो होती है सिलेबस की पुअर अंडरस्टैंडिंग। मतलब सिलेबस को समझते नहीं है कि सिलेबस क्या दे रखा है, कौन से कोर्स का क्या सिलेबस, इसके बारे में पता होना आवश्यक है। तो गलती क्या करते हैं, पूरा सिलेबस समझते भी नहीं है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान नहीं देते। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। और सुझाव इसके लिए क्या है, NTA और NCERT का सिलेबस लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा, क्योंकि NCERT से बाहर क्वेश्चंस नहीं बनता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। NCERT की ओनली फॉर बुक्स पढ़नी चाहिए और हाई वेटेज के हिसाब से स्ट्रेटेजी आपको बनाओ। जो हाई वेटेज चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी करनी है। नेक्स्ट है NCERT को हल्के में लेना। तो NCERT ज़्यादातर स्टूडेंट थे वो शॉर्ट नोट्स या फिर ऑनलाइन क्लास देखते हैं, लेकिन NCERT को उसकी रीड नहीं करते। तो मेन गलती ये है, सेकंड गलती ये है, NCERT को हल्के में ले लेते हैं। तो गलती क्या है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में NCERT की जगह एक्स्ट्रा बुक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये भी मैंने आपको सेम बात कही है कि ये जो NCERT की बुक्स है वो ज़्यादा नहीं पढ़ते, क्योंकि एक्स्ट्रा बुक्स होती है उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो सॉल्व पेपर होते हैं जो ऑनलाइन मार्केट में मिलती है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप NCERT की बुक पढ़ो, आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो सुझाव है, बायोलॉजी केमिस्ट्री की NCERT की हर लाइन आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन सीधे ही वहीं से आते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर। और थर्ड पॉइंट क्या है, फिजिक्स में फिजिक्स से डरना या फिर इसे स्किप करना। जो फिजिक्स से काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको डर लगता है कि होगा या नहीं होगा, और जो बोरिंग टॉपिक्स लगता है उनको स्किप कर लेते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा हो जाए तो बाद में टॉपिक वो पीछे रह जाता है। इसकी वजह से वो फिजिक्स के अंदर मार्क्स आने के चांस कम भी हो जाते हैं। तो गलती क्या होती है, फिजिक्स को टफ मानकर उसे छोड़ देते हैं, ये मेन गलती होती है। तो इसके लिए क्या करना, आपको कंसेप्ट प्लस ह्यूमेरिकल दोनों में बराबर ध्यान देना। आपको जो कंसेप्ट होता है पहले उसे क्लियर करो, उसके बाद जो ह्यूमेरिकल है उस पर फोकस करो। और ऐसी वर्मा बुक हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, उसको उनसे शुरुआत करो। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनसे पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केवल जो रट्टा मारते हैं उनके लिए रट्टाफिकेशन ऑफ और फोकस करना। तो गलती कंसेप्ट को समझने के बजाय याद करते हैं। तो कंसेप्ट समझ लेते हो ना, उसके बाद आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको कंसेप्ट को समझते नहीं है, बस उसे याद कर लेते हैं या फिर रट्टा मार लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। सुझाव, क्योंकि इसको समझो, कोई कंसेप्ट होता है उसको समझो और कैसे हुआ क्या हुआ, फिर याद करना आसान हो जाता है। ऐसे अगर आप करोगे तो आपको स्टडी फिजिक्स के अंदर है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ईजी हो जाएगी। स्पेशली बायोलॉजी में कंसेप्ट ज़रूरी है। बायोलॉजी के अंदर कंसेप्ट और फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम टेबल नहीं बनाना या फिर फॉलो ना करना। कोई काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, 99% स्टूडेंट होते हैं जो टाइम टेबल नहीं बनाते एग्जाम के अकॉर्डिंग, और उस फिर अगर वही स्टूडेंट बनाता भी है लेकिन उसे फॉलो नहीं करता टाइम पे। तो गलती क्या है, बिना प्लान के स्टडी कभी होती नहीं है। अगर आप बिना प्लान के स्टडी कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। बिना प्लान के कोई स्टडी होती नहीं है। तो सुझाव क्या है आपके लिए मेरी तरफ से कि एक रियलिस्टिक और बैलेंस्ड टाइम टेबल बनाओ। आपके समय के अकॉर्डिंग जितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ, जिसमें सभी सब्जेक्ट को बराबर समय मिले। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उन तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम मिलता रहे, और जो ज़्यादा सब्जेक्ट वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। नेक्स्ट अपने टॉपिक से वो है पॉइंट है प्रैक्टिस की कमी। प्रैक्टिस के अंदर जो MCQs होते हैं और PYQ क्वेश्चन है उसके अंदर कमी आती है। तो गलती क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। तो थ्योरी पढ़ने से कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है और ना ही कोई न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो प्रैक्टिस नहीं करते, ओनली फॉर थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि MCQ होते हैं उससे टॉपिक से रिलेटेड, या PYQ है उसको भी साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुझाव है हर दिन 100+ MCQ प्रैक्टिस करो और PYQ और मॉक टेस्ट का रूटीन रखो। जितने ज़्यादा PYQ और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा आपके जो एग्ज़ाम के अंदर है वो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और एग्ज़ाम के अंदर आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे।
नेक्स्ट है वीक रिवीजन स्ट्रेटेजी। जो वीक चैप्टर है उनके पर डिपेंड है। आपको गलती है जो पढ़ा है उसे बार बार रिवीजन नहीं करते। आपने एक बार पढ़ लिया फिर उसके बाद रिवीजन नहीं करते तो फिर वो जितने ज़्यादा पहले पढ़ लिए वो बाद में भूल जाते हैं। क्योंकि रिवीजन नहीं करते हैं ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जिनका रिवीजन नहीं करते तो वो याद रहती है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको रिवीजन करना भी ज़रूरी है अगर आपको याद रखना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो वो कंसेप्ट है या फिर टॉपिक्स है वो उसके बारे में आप भूल जाओगे। सुझाव क्या है, हर टॉपिक्स की आपको कितने दिन बाद रिवीजन करना है। 24 घंटे या फिर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद या सप्ताह में रिवीजन करना चाहिए। 24 घंटे, 7 दिन या फिर 30 दिन में रिवीजन करना चाहिए। पहले 24 घंटे में रिवीजन करो, उसके बाद 7 दिन में रिवीजन करो, उसके बाद 30 दिन के अंदर रिवीजन करो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और जितना याद होगा। बाद रिवीजन करो। और साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है, जो साइंटिफिकली मेथड है उसके अकॉर्डिंग है कि यदि आपने 24 घंटे बाद और 7 दिन बाद, 30 दिन बाद रिवीजन करोगे तो आपका कंसेप्ट और टॉपिक से वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, टेस्ट एनालिसिस नहीं करना। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो टेस्ट दे देते हैं लेकिन उसके बाद एनालिसिस करते हैं नहीं करते कि उसकी गलती कहाँ हुई है और कैसे हुई है, और जो उनको पढ़ना नहीं पढ़ना टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते। तो गलती क्या है, मॉक टेस्ट देने के बाद गलतियों को एनालिसिस नहीं करते, ये बहुत बड़ी गलती है। सुझाव क्या है, हर मॉक टेस्ट के बाद है मिरर लॉग लगाओ। जो अगर आप मॉक टेस्ट देते हो उसके बाद जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उसको अलग कॉपी के अंदर लिखो या फिर उसके अंदर मार्किंग कर लो ये आपका क्वेश्चंस गलत हुआ है। तो उसके बाद उसको देखो कहाँ से गलत हुआ, कैसे क्वेश्चंस होता है, उसकी थ्योरी पढ़ो, उसका कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद उसके फॉर्मूला याद करो, उसके बाद उसको क्वेश्चंस को क्लियर करो। और कमज़ोर टॉपिक्स को फिर से पढ़ो। जो आपको लगता है कि हमारे ये कमज़ोर टॉपिक्स है, यहाँ पे कमज़ोर चैप्टर है, उसको आप फिर से रिवीजन करो। जो मैंने बताया 24 घंटे, 7 दिन और 30 दिन बाद रिवीजन करते रहो। नेक्स्ट है 9 पॉइंट है कोचिंग और सेल्फ स्टडी में बैलेंस ना होना। काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके कोचिंग से पढ़ते हैं और काफ़ी स्टूडेंट है वो सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन दोनों में बैलेंस ना होना। गलती क्या करते हैं, कोचिंग पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं, वो खुद नहीं पढ़ते, सेल्फ स्टडी नहीं करते। अगर कोचिंग से ऑनली पढ़ने से याद हो जाता है तो सेल्फ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी करना भी अनिवार्य है। या बिना डायरेक्शन के सेल्फ स्टडी करना, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है ऐसे स्टडी कर रहे हैं, जो बुक सामने आई उसको खोल दी, ऐसे नहीं होता है, जो सीक्वेंस से होता है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस भी होना अनिवार्य है। सुझाव क्या है, कोचिंग को गाइडेंस की तरह लो, गाइडेंस की तरह लो। अगर आप गाइडेंस की तरह लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और असली मेहनत होती है वो सेल्फ स्टडी में ही होती है। कोचिंग के बाद आप है वो ऑनलाइन क्लासेस के बाद आपने सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करोगे उतनी आपको बेटर मौका मिलेगा, बेटर आपकी स्टडी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी की कमी होती है। जो पेशेंस होता है उसकी कंसिस्टेंसी की उसकी कमी होती है स्टूडेंट के अंदर। तो गलती क्या करते हैं, शुरू में जोर से पढ़ते हैं लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्टेड खत्म हो जाता है। जो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं और इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो फिर वो पढ़ना छोड़ देते हैं, कम जैसे मन जैसे ना अनमोटिवेशनल हो जाते हैं कुछ, और शुरू में जोर से पढ़ते हैं लेकिन बाद में जो जोश है वो चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, इंटरेस्टेड ख़त्म नहीं करना है, जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक इंटरेस्ट ख़त्म नहीं करना है। तो सुझाव क्या है, छोटे गोल्स बनाओ, छोटे उद्देश्य बनाओ, आपके डेली टारगेट रखो कि इतना टॉपिक से आज इसी दिन के अंदर कवर करने हैं और इतने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने और इतना इस चैप्टर के रिवीजन करने, और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। जो आपका प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करते रहो साथ में, तभी आपका वो गोल्स अचीव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर होते हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंस के होते हैं। तो स्टूडेंट होते हैं काफ़ी जो ओवर कॉन्फिडेंस के होते हैं और अंडर कॉन्फिडेंस के होते हैं। तो उनकी क्या गलती होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो मुझे तो सब कुछ आता है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे सब कुछ आता है, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो वो टॉपिक्स और रिवीजन और प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं एग्ज़ाम के अंदर सब कर लूँगा, इतना स्कोर कर लूँगा। ऐसे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। और अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं जो मुझसे नहीं होगा, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझसे ये स्टडी नहीं होगी, पहले ही स्टडी करने से पहले ही अपनी हार मान लेते हैं, तो सोचकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये दो स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही गलती करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस वाले और अंडर कॉन्फिडेंस वाले। तो सुझाव क्या है, खुद को रियलिस्टिक आंको, मतलब खुद को रियलिस्टिक आंको, जहाँ कमज़ोरी है वहाँ ज़्यादा मेहनत करो। जब आपको लगता है कि मेरी जहाँ ज़्यादा कमज़ोरी है उस पर ज़्यादा फोकस करो। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एंड डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा दूरी रखो, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए आप सोशल मीडिया से और डिस्ट्रैक्शन रखो आप।
गलती दिस दिन का पूरा दिन का बहुत सारा समय होता है वो इंस्टाग्राम पर काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, तो उसमें एक रील्स के बाद सेकंड रील्स, थर्ड रील्स ऐसे करते हैं उसका टाइम बर्बाद हो जाता है और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर समय बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन सुझाव क्या है, पढ़ाई के टाइम मोबाइल बंद रखो या फिर एयरप्लेन मोड पर रख दो आप। यदि उस टाइम पढ़ाई कर मोबाइल देख रहे हो उस टाइम मोबाइल, पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई के टाइम मोबाइल पर ध्यान ज़्यादा है, इसलिए आप फ्लाइट मोड पे या फिर इसको बंद कर दो। और फोकस वाले ऐप का इस्तेमाल करो, क्योंकि फोकस वाले ऐप्स होते हैं उनका इस्तेमाल करो, जैसे फॉरेस्ट, फोकस और टू डू। और साथ में टाइमर भी सेट करो, क्योंकि टाइमर अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो एग्जाम के अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा। और पीयर प्रेशर्स एंड कंपैरिजन, ये इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स है 30। गलती, दूसरों से खुद की तुलना करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है स्टूडेंट की। खुद की जो तुलना होती है, कंपेयर होता है, वो अदर स्टूडेंट के साथ करते हैं। वो 12 घंटे पढ़ता है और मैं सिर्फ 6 घंटे, ऐसा कभी नहीं करना है। क्योंकि आपको स्टडी बेस्ट प्लान अगर आपको स्कोर करना है तो आप दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ देना, क्योंकि खुद पर डिपेंड रहो, ये बेहतर ऑप्शन है। और सुझाव क्या है, अपनी क्षमता और ज़रूरत के अनुसार पढ़ाई करो। यदि आपकी कितनी कैपेसिटी, यदि आपको दिन में 8 घंटे पढ़ना तो 8 घंटे पढ़ो और जितना सोना है उतना सो। लेकिन ऐसा नहीं कि वो 12 घंटे पढ़ रहा है मैं भी 12 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे के अंदर आपके जो टाइम मैनेजमेंट के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है या फिर हेल्थ के अंदर इश्यू भी हो सकता है। तो इसलिए आपको जितनी ज़रूरत क्षमता है, जितनी आपकी ज़रूरत है उसके अनुसार आपको पढ़ाई करनी है और दूसरों की स्पीड देकर खुद को मत आको। लेकिन उसकी सबकी अलग अलग जो माइंडेड के अंदर माइंड होती है, वो कैपेसिटी होती है, वो अलग अलग होती है। कोई दिन में 12 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, वो कोई 4 घंटे पढ़ता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जितना भी पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन बेटर पढ़ो, स्टडी प्लान के साथ पढ़ो और बेस्ट मटेरियल के साथ पढ़ो। नेक्स्ट है गलत डाउट सॉल्विंग अप्रोच। गलत डाउट होते हैं उसको सॉल्विंग अप्रोच करते हैं, जैसे गलती डाउट क्लियर नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है उसको छोड़ देते हैं कि बाद में देख लेंगे, उसको डाउट को क्लियर नहीं करते और बार बार गलत कंसेप्ट पर अटके रहते हैं। जो गलत कंसेप्ट होते हैं उन पर अटके रह जाते हैं। सुझाव क्या है, समय पर डाउट सॉल्व करो, आपके पास जो भी डाउट आ रहा है उसको हाथों हाथ सॉल्व करो और उसके बाद पढ़ो। और टीचर्स यहाँ पे आपके पास जो आप कॉलेज यहाँ पे कोचिंग है वहाँ से पूछ लो, या फिर यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है। अगर आप मोबाइल, आप इलेक्ट्रिक सोशल मीडिया का सही तरह से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेज है जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और सेट जीपीटी से वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जो आपको डाउट है वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अंडर क्लियर कंसेप्ट के साथ आगे मत बढ़ो, जो आपका अनक्लियर कंसेप्ट होता है उसके साथ आगे मत बढ़ना, क्योंकि फिर बाद में आपको इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपके वो भी टॉपिक्स अनकम्प्लीट हो जाएगा। तो आपको अनक्लियर कंसेप्ट के साथ आगे मत बढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सभी स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी के बिना हार्ड वर्क। तो गलती से बस दिन रात पढ़ते रहना लेकिन बिना किसी सही दिशा के। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो दिन रात पढ़ते रहते हैं लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ना तो कोई टाइम टेबल होता है, ना कोई स्टडी प्लान होता है, बिना दिन रात पढ़े रहते हैं आपको। तो दिन रात पढ़ने जैसा भी नहीं करना, आपको हार्ड वर्क भी नहीं करना है बिना स्ट्रेटेजी के। तो क्या करना, आपको स्मार्ट स्टडी करना ज़रूरी है। पहले हाई वेटेज चैप्टर टॉपिक्स को कवर करो और उसके MCQ बेस्ट रिविजन करो और प्रीवियस ईयर के PYQ ट्रेंड्स को समझो कि एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये था। अब नेक्स्ट पॉइंट है NCERT को मास्टर करना, और स्पेशली और इसके जो होते हैं स्टूडेंट होते हैं जो एम्स BSc नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल या फिर ऐसे कह सकते हो RUSS और एम्स के एस्पायरेट होते हैं, जो टॉपर्स है उनकी बेस्ट स्ट्रेटेजी पॉइंट क्या रहने वाला उसके बारे में बताने वाला हूँ। RUSS एम्स टॉपर्स स्टूडेंट बेस्ट स्ट्रेटेजी पॉइंट इसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो NCERT को मास्टर करना, जो वो मेन तो ध्यान NCERT पर रखते हैं कि NCERT से क्वेश्चन है वो बाहर देखने को नहीं मिलेगा, अदर मटेरियल उसको यूज़ नहीं करते, ओनली फॉर NCERT को ही मास्टर करते हैं, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री को। तो बायोलॉजी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको आप क्लियर कर लेना है और डायग्राम और फुट नोट आपको तक याद रखना है। तो डायग्राम और इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के अंदर हर लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको आपको कवर कर लेना। NCERT के बाद क्वेश्चन है वो नहीं देखने को मिलेगा। और केमिस्ट्री में NCERT प्लस NCERT बेस्ड जो MCQ का अभ्यास करते हैं वो। नेक्स्ट उनका जो बेस्ट टॉपिक्स होते हैं टॉपर्स का, वो है फिजिक्स में कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल बैलेंस। उनके अंदर दोनों कंसेप्ट और न्यूमेरिकल बैलेंस के अंदर दोनों के अंदर बैलेंस बनाए रखते हैं। कंसेप्ट क्लियरिटी, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर न्यूमेरिकल सोल्विंग करते हैं जैसे SC वर्मा या PYQ हो गए, और हर चैप्टर के कम से कम 50 से 100 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। वैसे जैसे आपको भी इस तरह मैं जो बता रहा हूँ इसको आप फॉलो करना है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर अभी RSS का एग्ज़ाम अभी जस्ट 27 मई को है और एम्स का अभी 1 जून को है और एक 28 जून को एग्ज़ाम है। तो डेली टाइम टेबल विथ डिसिप्लिन,
डेली आपको टाइम टेबल करना है और विथ डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना है। तो फिक्स्ड रूटीन 10-12 घंटे पर डे आपको पढ़ना है और हर सब्जेक्ट को डेली टच करना है और रोटेशन सिस्टम से, क्योंकि हर सब्जेक्ट को टाइम मिलना चाहिए दिन के अंदर और उसको भी रीड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन एक सब्जेक्ट आज पढ़ रहे हो और एक सब्जेक्ट कल, ऐसा नहीं। हर सब्जेक्ट को एक दिन के अंदर टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है वीकली रिवीजन प्लान। एक दिन पूरी तरह रिवीजन के लिए फिक्स रखो। एक ऐसा दिन रखो सप्ताह के अंदर कि उस दिन ओनली फॉर रिवीजन करना है ऐसे चैप्टर जहाँ से वीक चैप्टर है जिनका ओनली फॉर रिवीजन करना है। और बायोलॉजी चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड से रिवीजन तेज होता है। यदि आपके पास बायोलॉजी चार्ट्स है या फिर एमसीक्यूज है या फिर आपके पास शॉर्ट नोट्स है एनसीईआरटी के, तो वहाँ से आपके पास रिवीजन है वो बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि उस बार थ्योरी वो पढ़नी नहीं, एक बार थ्योरी पढ़ ली उसके बाद फ्लैश कार्ड या शॉर्ट नोट से आपका रिवीजन है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट है पीवाईक्यू बार बार सॉल्व करना। यदि आपके पास अभी स्टूडेंट पास पीवाईक्यू है या फिर आपका जो सोशल मीडिया पर काफ़ी टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पर पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं, आपको वहाँ से मिल जाएगा, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है RUSS एम्स दोनों के, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। और पैटर्न इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अंदाज़ा होता है। जो पैटर्न होता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो अंदाज़ा होता है, आपको पता चल जाता है कि एग्जाम के अंदर कैसा पैटर्न आता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट है रेगुलर मॉक टेस्ट प्लस OMR प्रैक्टिस। यदि आप रेगुलर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो और OMR प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके ये जो हैबिट है वो टाइम मैनेजमेंट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा और मैनेजमेंट हो जाएगा। हफ्ते में 1-2 फुल सब्जेक्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, हफ्ते में 1-2 या फिर दिन में 1 या फिर हफ्ते में 3-4 अटेम्प्ट है वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, जिससे आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा और टाइम मैनेजमेंट भी होगा, इससे काफ़ी और टॉपिक्स से वो क्लियर भी होगा। और OMR फिलिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए और रियल एग्जाम जैसा आपको फील होगा, ये बेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट है स्मार्ट वर्क ओवर जस्ट हार्ड वर्क। तो हाई वेटेज वाले चैप्टर है उन पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है वो उसी से आते हैं और उसी से पूछे जाते हैं। और रिपीटेड क्वेश्चंस की पहचान, टारगेटेड प्रिपरेशन, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पता लगाओ जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड होते हैं, उसके बारे में पता लगाओ जिससे टारगेटेड प्रिपरेशन के लिए होते हैं। नेक्स्ट है गलतियों की कॉपी करना। तो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो मॉक टेस्ट या फिर मॉडल पेपर अटेंड करते हैं लेकिन जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उसको मार्किंग नहीं करते या फिर अलग कॉपी के अंदर नहीं लिखते कि कौन सा टॉपिक्स वीक है उसको भी अलग से नहीं लिखते, ये बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनकी गलतियों की वो कॉपी कैसे करते हैं बताऊँ आपको, कि मॉक टेस्ट की गलतियों को एक अलग नोटबुक के अंदर लिखते हैं और बार बार उन पर ध्यान देना, बार बार उन पर ध्यान देते हैं और इम्प्रूवमेंट गारंटीड होती है। जो इम्प्रूवमेंट 100% के अंदर गारंटी होगी यदि आपने ऐसा करते हो, फॉलो करते हो, गलतियों की कॉपी अलग से बनाते हो और कौन सा आपका टॉपिक अनकम्प्लीट है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है अगर आपने ऐसे जो रूल्स मैं बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ, उसको फॉलो करते हो तो। नेक्स्ट है मेंटली और फिजिकली फिट होना भी ज़रूरी है। और यदि ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो और दिमाग कहीं और घूम रहा है और फिजिकली या फिर ऐसा कुछ हो रहा है आपका, तो फिजिकली फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्टडी कर रहे हो तो रोज़ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉल की योगा कर लिया करो। और नींद पूरी, यानी दिन में आपको 6 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नींद नहीं लेते हो तो आपका माइंड डिस्टर्ब भी हो सकता है। और हेल्थी फूड भी लेना आपको इम्पोर्टेंट है और ब्रेन शार्प रहेगा। और नेक्स्ट है अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सेल्फ बिलीफ और पॉजिटिव माइंडसेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं सबसे 10 पॉइंट में से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, सेल्फ बिलीफ एंड पॉजिटिव माइंडसेट। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। यही टॉपर सोचते हैं, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो यही सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। पहले ही जो स्टूडेंट होते हैं पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हार मान लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो वो कभी भी इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। जो स्टूडेंट होते हैं टॉपर्स वो सोचते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये उनके मन में ये सोच तो पॉजिटिव थिंकिंग होती है। और दूसरों से नहीं, खुद से कंपटीशन करो। आपको दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है, ओनली फॉर खुद से ही कंपटीशन करना। आपका कंपटीशन है वो खुद से है, ना कि दूसरों से। ये आपको मेन जो टॉपिक्स है वो ध्यान रखना है। तो ये थे, आपको मैंने बता दिया कि कौन से ऐसे जो कारण है जो 97% स्टूडेंट को फेल होते हैं और कौन से ऐसे जो रीज़न होते हैं जो टॉपर स्टूडेंट को पॉजिटिव या फिर उसके लिए स्कोर में मार्किंग बढ़ते हैं। जो
जो स्टूडेंट होते हैं, टॉपर स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए माइंडसेट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टॉपर स्टूडेंट के लिए, कैसे वो फॉलो करते हैं स्टडी प्लान को, कैसे टाइम टेबल बनाते हैं और कैसे सिलेबस को कवर करते हैं। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।